तो कैसे बनाओगे, कल क्या बताया हूं। अच्छा सबसे पहले बताओ, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, बोलो। लिमिट है यहाँ पे, लिमिट नहीं है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। आफ्टर इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे, बस ये याद रखें, कुछ नहीं करना है। डेफिनिट में यहाँ वैल्यू दिया रहेगा, बाद में वैल्यू पुट करते हैं, इनडेफिनिट में वैल्यू पुट नहीं करते हैं क्योंकि दिया नहीं रहता है, बस इतना ही अंतर है, दूसरा कुछ नहीं। इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए, अगर लिमिट रहता है तो लिमिट पुट कर देते, दूसरा कोई अंतर नहीं, ठीक है। थोड़ा ये इंटेलिजेंट चीज है, ठीक है। तो इसका फॉर्म याद होना चाहिए, मैं शुरुआती में बोल दिया, जब वहां पढ़ेंगे कि इसका फॉर्म याद रहना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में उतना स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा सा। तो चलो क्या बताया हूं इसको कि अब देखो a माइनस बी के पावर में -4 है ना। तो ये तो आप 7-8 क्लास में भी इसको तोड़ना नहीं सीखेंगे तो तोड़ेंगे तो दूर में जाएगा, है ना। तो कल बताया था इसका क्या करना है, इसके अंदर को कुछ मान लो, अल्फा बीटा थीटा जेड वाई, है ना, कुछ भी मान लो, तो यहाँ पुट कर दो, पुट 2t माइनस 4 इज इक्वल टू जेड। इसको क्या मान लो, जेड आप मान लो, ठीक है, जेड मान लो। तो इसके जगह जेड मानोगे तो जेड के पावर -4 हो जाएगा, इसका काम हो गया। यहाँ dt है तो ये फंक्शन अबाउट जेड है, तो यहाँ dz होना चाहिए ना, ब्रेन लगाओ, यही तो होता है फॉर्म। यहाँ dt है तो फंक्शन ऑफ t है, इसको कुछ आप माने हैं तो ये तो जेड का फंक्शन हो गया, तो यहाँ dz होना चाहिए ना। तो तुरंत अब क्या करेंगे, उसके लिए क्या बताया हूँ, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दो। अब ऐसे भी सीखा करो कि डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। अब आप कहेंगे कि सर जेड टी पे डिपेंड कर रहा है, टी के रेस्पेक्ट में कर दें, तो ऐसा सीखे हुए हैं, कर दीजिए, आ जाएगा। लेकिन अब ऐसे लिखना, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो देखना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2 और टी का क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में 1, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बोलो तो, dz बाई क्या हो जाएगा, dt नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये देखो 2 इज इक्वल टू dz और dt, यहाँ नहीं आ गया, तो dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो। dt इधर जाएगा तो dz बाई 2 नहीं हो जाएगा, बोलो, है ना। तो अब dt के जगह dz बाई 2 रख देंगे, बस। लिमिट का तो झंझट ही नहीं है, ये दिया ही नहीं है तो चेंज करेंगे नहीं। कल लोअर लिमिट अपर लिमिट कर रहे थे ना, दिया हुआ था तब, क्योंकि ये t का वैल्यू यहाँ दिया रहता है ना, जब z माने हैं तो z के फॉर्म में करते, लेकिन यहाँ दिया ही नहीं है तो कोई काम ये नहीं करेंगे। अब लिख देंगे नाउ i इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो। इसके जगह क्या पुट करेंगे, z के पावर क्या हो जाएगा, -4, और dt के जगह क्या हो जाएगा, देखो तो dz बाई क्या हो जाएगा, बोलो, 2 नहीं हो जाएगा। तो ये देखो 1/2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। अब देखो z के पावर -4 और यहाँ dz है, तो फॉर्मूला पर, पावर वाला फॉर्मूला पर नहीं बच जाएगा, x टू दी पावर n वाला, है ना, उसी फॉर्म में है ना, 1/2 बाहर हो जाएगा। ये देखो पावर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ x के जगह z है, z n+1 लिखते हैं ना बटा में n+1, और आफ्टर इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं तो ये हो जाएगी 1/2, और यहाँ पर देखो z के पावर -3 और बटा में क्या हो जाएगा, -3 नहीं हो जाएगा, +c। कोई दिक्कत यहाँ, अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो देखो ये इधर करेंगे तो कितना, -1/6 हो जाएगा, 3 दूना 6, है ना। और ये कितना, अच्छा z के पावर -3 है तो 1/z³ लिख सकते हैं, बोलो तो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो -1/6, यहाँ इंटू में है ना 1/z के जगह कितना माने हैं, इतना ना, तो 2t - 4 के पावर में कितना लिख देंगे, 3 नहीं लिख देंगे, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू, यही आंसर हो जाएगा। आ गया कि नहीं, देखो कितना शानदार तरीके से आ गया। तो यही सीखो, एगो बता दिया, इससे ऊपर नहीं आएगा फिजिक्स में, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा चेंज करना सीखो। कल लिमिट वाला भी बता दिया था, 3 काम करना होता है, इसको कुछ मान लो,
फिर यहाँ डीजे, अगर जेड का फंक्शन है तो डीजेड चाहिए, तो dt को चेंज करोगे तो डिफ्रेंशिएट करना, ये हमेशा करना पड़ेगा आपको मैथ में। अब मैथ का ये सबसे पहला स्टेप यही होगा जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो। चलो, दो काम हो गया। यहाँ लिमिट रहता तो चेंज करते, कल बताया था, वो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको अब इस फॉर्म में लिख के इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनाओ तो इसी टाइप का देता हूं। इसको मिटा दूं। तब तक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, बनाना आप। ऐसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा है 1/5 -2/x³ प्लस 2x, यहाँ dx इज इक्वल टू, फिल इन दी ब्लैंक्स है। बताओ तो, बनाओ इसको, 5 मिनट का टाइम देता। बहुत सारा क्वेश्चन है। चलो,
और आपका हीट और वेव जो है वो ऑनलाइन है ना। इसीलिए मैं पहले से ही, क्योंकि मैं जो अनुभव किया पटना में कि इधर जो है ना बेसिक में, नहीं तो आपको चैप्टर निकलता है, शुरुआत में आप थोड़ा तेज भी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनका 9th-10th, तो इसीलिए टाइम भी चाहिए होता है थोड़ा, उधर खींच लेते हैं स्टूडेंट। टारगेट में वही दिक्कत नहीं होता है, चलता है। चलो देखना इसको, ये तो बनाए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा सबसे पहले देखो 3 का जब भी इंटीग्रेशन हो ना तो उसको पहले देखो, पहले एक्ट मत करो, इंटेलिजेंट चीज है। तो पहले ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है? इंडेफिनिट। हाँ ठीक है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, मैं ये भी बताया प्रैक्टिस का चीज है, आप देखे रहना होगा। 20-25 फॉर्म होता है आप कैलकुलस में जब वहां पढ़ेंगे, यहाँ तो 2-3 फॉर्म याद रखना है ये ब्रिक टाइप का। तो चलो एक आपको लग रहा था इस टाइप का तो बनाए हैं कि dx से करेंगे तो 1/5 कांस्टेंट है, ये यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस है, फिर इसको इसमें करेंगे तो ये भी इस टाइप का भी बन जाएगा, इस टाइप का भी बन जाएगा, पावर वाला पर बैठ जाएगा। मतलब I = ऐसे है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 dx हो जाएगा, बोलो तो माइनस है माइनस दे देंगे, 2 क्या हो जाएगा x³ dx प्लस 2x dx हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यहां तक हो जाएगा। अब देखो ये एक ऑपरेटर होता है, बोला था ना कि जोड़ घटा गुना भाग जैसे होता है वैसे ही ये एक ऑपरेटर होता है। तो इसको इस पे ऑपरेट कर दीजिए, माइनस दे करके इसको इस पे ऑपरेट कर दीजिए, फिर प्लस दे करके इसको इस पे ऑपरेट कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बनाए हुए हैं आप। चलो तो यहाँ पर देखो 1/5 क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे ना इंटीग्रेशन से, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो dx हो जाएगा, माइनस है माइनस दे देंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। यहाँ पर देखो अच्छा 1/x³ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻³ dx। देखो तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, प्लस है प्लस यहाँ दे देंगे, और उधर जगह नहीं है, जगह है तो यहाँ देखो 2 तो बाहर कर देंगे है ना, और इंटीग्रेशन का साइन x dx हो जाएगा कि नहीं, बोलो x dx आपका हो जाएगा। अब चलो सब तो बैठ ही जा रहा है, 1/5 dx का इंटीग्रेशन x। अब आप कहेंगे सर एक सलामी दे देते हैं, ठीक है तो एक ही बार गोटे सलामी दे दीजिएगा, यहाँ पर c1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1/5 dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, अब माइनस दे देंगे, यहाँ 2 कांस्टेंट है, x के पावर वाला ये फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा n+1, n के जगह -3 है तो n+1 करेंगे, -3 + 1 तो -2 हो जाएगा। अब बटा में वही लिखते हैं ना -2 है ना, प्लस यहाँ 2 बाहर है, x dx इसके पावर में 1 है तो x के पावर क्या हो जाएगा n+1 तो x² हो जाएगा बटा में 2। अब तीनों के बराबर एक गोट सलामी यहाँ पर दे दीजिए है ना। इसके बाद आप c1 लिखते, इसके बाद c2 लिखते, इसके बाद c3, तो सब के मामला में एक ही जगह, जो तिलक में लोग जाते हैं या पैसा देते हैं, मैं भी 1-2 फंक्शन में गया तो एक ही जगह सब लोग या दूल्हा आया उसको दे दिया गया, तो एक जगह सलामी दे दीजिए। अब चल इसको क्या हो गया 1/5 x हो गया है ना, ये कट जाएगा तो माइनस माइनस कितना प्लस, ये x के पावर -2, ये कट जाएगा प्लस x², यहाँ पर c1 आ जाएगा, तो 1/5 x, और इसको ऐसे लिख देंगे देखो तो 1/x² प्लस x² प्लस c, यहीं पर आंसर कर दो, हम लोग सीख रहे हैं तो इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x/5 प्लस 1/x² प्लस x² प्लस c। तो देखो तो इस टाइप का बनाया था, आप बनाए थे कि नहीं, पढ़े थे कि नहीं, तो इस टाइप का अब बन जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं डायरेक्शन दे दिया, टीचर का जो काम है अब आपको प्रैक्टिस सर एक दूसरा मेथड है सर जिसमें जेड पुट करते हैं,
तो यही मैं बोला कि आपको फॉर्म याद रखना पड़ेगा। इसमें वो पुट करने जाएंगे, इसमें कहाँ पुट करेंगे, ये तो सिंपल पर बैठ रहा है। तो मैं शुरुआत ही में बोला हम आपको। वहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं सर। हाँ, तो ये शुरुआत ही में आपको डायरेक्शन में दिया कि ये बहुत इंटेलिजेंट चीज है, आपको फॉर्म याद रखना पड़ेगा। और ये भी बताया जो फिजिक्स में यूज होगा यही 2-3 फॉर्म है। ये एक पावर वाला फॉर्मूला पर बैठेगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखे रहिएगा। और एक पुट करने वाला आपको पता चल जाएगा, पावर ऊपर के फॉर्म में रहेगा। जैसे आपको ऐसे दे देगा एक्स प्लस बी के पावर में 7, और उसको कैसे तोड़ेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा, है ना। आप तो स्क्वायर तक पढ़े हुए हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर तक, क्यूब तक पढ़े हुए हैं, है ना। तोड़ेंगे तो ऐसे टाइम लगेगा, तो पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो एकदम सिंपल पे बैठ रहा था कि नहीं। तो मैं यस सर। शुरुआती में बोला कि ये समझो एक तरीके से इंटीग्रेशन आपको। और ये जानते हैं कौन लोग दिए हैं, न्यूटन साहब दिए हैं। बताओ, आप मैथ पढ़ते हैं ना। जिस यस सर। समय वो फिजिक्स, उनके समय भी पेंडेमिक आया हुआ था, तो जो फिजिक्स उन्होंने, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, तो कैलकुलस जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये कोई मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिशियन भी थे, न्यूटन का दिया हुआ है ये। आपको क्या लग रहा है, ये न्यूटन का दिया हुआ है कैलकुलस। जब वो ग्रेविटेशन को, ग्रेविटेशन थ्योरी को दे रहे थे, है ना, उसी समय कि कहाँ पर जी का वैल्यू क्या होगा जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो वहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है। तो उन्होंने ये सब दी, पूरा कैलकुलेट करके इस बॉडी के का ये होगा। बताइए कितना ब्रेन उस समय इंटीग्रेशन। आज से 300 साल पहले। बताइए, अभी तो आप पढ़ रहे हैं तब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और उस समय फंक्शन बना करके सारा फॉर्मूला उन्हीं के दिए हुए। अब यस बताओ, सर। आप लोग मैथ में पढ़ते हैं, वो फिजिसिस्ट थे, बाद में मैथमेटिशियन भी थे, तो उन्होंने ये दिया है। ठीक है, तो चलो, तो ये आ गया। कितने मैथ वाले स्टूडेंट कहेंगे कि ये तो फिजिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो कोर सब्जेक्ट आपका कैलकुलस माना जाता है, न्यूटन का दिया हुआ। अब बताओ कैसे ब्रेन था उनका। चलो, तो ये बहुत इंटेलिजेंट चीज है, ठीक है, धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। तो यही 2-3 फॉर्म याद रखो, इस टाइप का बनाए हो, है ना। तो पावर वाला पर बैठ जाएगा, ज्यादातर पावर वाला आता है, ये भी बोल दिया 70% आपको। एक आप पुट करने वाला, वो भी थोड़ा पढ़ लो, 10% उस टाइप का आता है। और ट्रिगो का कुछ आ जाता है, एक एक्सपोनेंशियल का आता है। तो ये बन गया। अब अगला क्वेश्चन बना, जो मैथ के जो टीचर होते हैं, तो कहा जाता है जो कैलकुलस अच्छा पढ़ाता है ना। अब पढ़ना तो आपको कोऑर्डिनेट है, अलजेब्रा है ना, ट्रिगोनोमेट्री है, और ये कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस को ही मेन वेटेज लोग देते हैं। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन बना लो। अब तब जैसे इस टाइप से रहेगा, लैंग्वेज के फॉर्म में, देखता हूं बनाते हो कि नहीं। यहाँ जैसे ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, देन ऐसे लिख देगा, देन एरिया, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व y वर्सेस है, y वर्सेस x, है ना, फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 2 will be। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1/3, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 8/3, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4/3, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2/3। इसको थोड़ा समझो तो। कल मैं आपको बताया था कि कहे इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है। इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, हाँ, इंटीग्रेशन आप धीरे धीरे पढ़ना भी सीखो। इंटीग्रेशन एरिया देता है, क्या देता है, किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं, मोटा मोटी अभी टर्म जानो, एरिया देता है। जैसे आप कैसे स्क्वायर का एरिया याद करते हैं 9th-10th क्लास में, है ना, ए स्क्वायर होता है ना, रेक्टेंग ये तो स्क्वायर ये सबका, ठीक है।
तो ये फंक्शन आपको एक दिया हुआ है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो यहाँ dx होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। देन एरिया ऑफ कर्व y वर्सेस x, है ना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये एक फंक्शन दिया हुआ है जो y है, x का फंक्शन है। तो कह रहा है कि इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक। मतलब ये लोअर लिमिट है, ये क्या है, अपर लिमिट। अब देखो कैसे मैं लिखता हूं इसको, मतलब कह रहा है इंटीग्रेट करना है आई से ऐसे। चलो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दे दो। मैं बोला था ना यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तब ना यहाँ dx लिखेंगे। और ये जो y है ना क्या है आपको बोलो तो फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं, है ना। तो यहाँ y dx भी लिखा रहता है, तो याद रखना यहाँ dx है तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स होगा, और y फंक्शन ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखो कहाँ से कहाँ तक x का वैल्यू है, मैं वो कल बताया था ना, ये लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर लिख दो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2, एफ एक्स के जगह क्या है y का वैल्यू कितना है x स्क्वायर dx। एकदम फॉर्मेट में फिट हो रहा है। आइए डेफिनिट इंटीग्रेशन है, आफ्टर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू 0 आती है। अब पहले इसको जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट कर दो, और लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर n+1 ना तो 3 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन जब कर दिए तो लोअर लिमिट यहाँ पर आ जाता है, अपर लिमिट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 1/3 बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है ना। अब देखो यहाँ पर x³ है, और ये लोअर लिमिट 0 है x का, और अपर लिमिट 3 है। ये x का वैल्यू होता है 3 है कि 2 है, 2 है। ठीक है, अब चलो 1/3, और यहाँ पर देखो 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और माइनस फॉर्मूले में क्या है, तब लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, तो कितना हो गया 8/3 आंसर हो। कितना हो गया 8/3, तो कौन आंसर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे अभी नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो कुछ फॉर्मेट जानो, अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो यहाँ dx होगा, अगर फंक्शन ऑफ t है तो यहाँ dt होगा, फंक्शन ऑफ थीटा है तो d थीटा होगा, ये याद रखो। ठीक है, अब चलो एक चीज बताता हूँ। हाँ आवाज थोड़ा सा, हाँ ये सब फॉर्मेट थोड़ा सा देखो कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स होगा ना तो यहाँ dx होगा, कुछ कुछ कैसे में चला इतना बहुत बताया अभी तक, उतना भी अगर रखोगे तो आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। एलजेब्रिक फंक्शन खास, अब फंक्शन का नाम हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, और उसका कुछ रूल है, रूल के अकॉर्डिंग चलता है, वैसा ही इंटीग्रेशन का कुछ रूल है। तो डिफरेंशिएशन स्टूडेंट नहीं भूलते हैं, इंटीग्रेशन थोड़ा सा, तो ये तो कुछ नहीं है, आपको क ख है जो कैलकुलस पढ़ेंगे, इसके बाद वाला टफ होता है, वहां तो आपको एक्सप्रेशन भारी भारी रहेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए माइंड अभी से मेकअप रखो। ठीक है, कि जब वहां उतना पढ़ना है तो क्यों नहीं, ये तो बहुत इजी है, ऐसा करके पढ़ोगे तो ब्रेन को हल्का लगेगा। ठीक है, वहां तो क्या क्या इनवर्स फंक्शन वो सब आपको पढ़ना है, सब लोग पढ़ाएंगे, यहाँ उतना वो आएगा भी नहीं। अब चलो, अब आप कहेंगे कि सर जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, एक पावर वाला फॉर्मूला सीखे, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका यूज कैसे होगा। तो चलो एक क्वेश्चन से मैं बताता हूँ, काइनामेटिक्स से ही, क्योंकि 9th क्लास में थोड़ा मोशन के बारे में आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, ये बताया भी था थोड़ा बहुत। अब वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है ना। अब क्या होगा, आपको एक्सेलरेशन दे देगा टाइम डिपेंडेंट, कहेगा वेलोसिटी बता दीजिए इस पार्टिकुलर टाइम पर, है ना। तो देखो कैसे होगा, वहां इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो देखो ये तो लिंकेज क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है अभी जो मैं दूंगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाओ। कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, दिया हुआ है आपको 3t² + 2t + 1। ठीक है,
ये ए क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, और टी का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा। खूब अच्छा से देखना, टी का वैल्यू 0 तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 आएगा, टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। तो बताया था जो 9th क्लास में ही पढ़े हैं, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा होता है, तभी हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ए सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये कब लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट होता है, तभी ना लगाते हैं पुष्कर। थोड़ा बहुत आइडिया बताया था, काइनेमेटिक्स में तो पढ़ाऊंगा ही। तो इस केस में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 आएगा, टी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब टाइम के साथ पार्टिकल का एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है, आज जब टाइम के साथ पार्टिकल का एक्सेलरेशन वैरी करता है तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड नहीं करता है। इस टाइप के क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड। अब आपको लग रहा होगा ओके कितना अच्छा चीज हम लोग है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कि पार्टिकल का जब यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमारा तो ब्रेन ही ब्लॉक हो गया कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ रहे थे वो तो लगेगा ही नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड। तो बताओ, मतलब जो 9th क्लास में आप पढ़े हुए हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके जो सॉल्व करते थे, आप पढ़े भी होंगे थोड़ा बहुत, यहाँ बताया भी था हल्का सा। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगेगा, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट हो तब लगेगा। लेकिन एक्सेलरेशन जब वेरिएबल हो तो डेबा गोल हो जाएगा, क्वेश्चन आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड, है ना। अब समझ में आ गया, लाइन पूरा क्लियर बोला मैं। Yes, sir. तो पार्टिकल चल रहा होगा, उसका एक्सेलरेशन वैरी कर रहा होगा, मतलब टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन होगा, तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा नहीं। उस केस में हम लोगों का सहारा एक ही है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड। अब समझ में आया, ओके। तब तो काइनेमेटिक्स में यही सब चलेगा, यही सब आता है आपको। देखना AIPMT का क्वेश्चन आप बना दोगे, और ये जो दे रहा हूँ AIPMT का क्वेश्चन। चलो, तो ये पता चल गया हेयर। अब देखो क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स में क्या है, एक लाइन लिखा गया, मैं पूरा आपको 3-4 लाइन बताया, इसमें यही लिखा गया था कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, इतना भी लिखा है तो मैं कितना ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, ये यूनिट है। एक्सेलरेशन का क्या है, त्वरण का यूनिट है। आप त्वरण पढ़ते थे ना एक्सेलरेशन को 9th क्लास में, तो इसका ये यूनिट होता है। ऊपर में वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, नीचे में टाइम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे में टाइम, इसीलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब चलो, वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे पुष्कर, वेग। क्या बोलते हैं, लोग नहीं कहा जाता था कि हनुमान जी का जो वेग था, हनुमान जी लंका से चले थे, है ना, संजीवनी बिटी लाने, तो उनका वेग बोला जाता है ना। वेलोसिटी तो इधर टर्म आया, तो वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं। तो चलो, तो कहा गया कि पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन दे दिया गया, इसके बारे में कथा कहानी थोड़ा बहुत जान गए। कह रहा है कि इज द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू विच द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज, देन, हाँ देन ये दिया हुआ है। फर्स्ट में आपसे पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो फर्स्ट पूछा है इससे, द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t विल बी इफ द पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट। ओके, चलो खूब अच्छा से देखना, अब इसकी जरूरत नहीं, अब समझाता हूं इसको। देखो, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अभी बताया कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल का, ऐसे पार्टिकल बना लो, है ना।
अब पार्टिकल मोशन कर रही है ऐसे, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है ना। तो जब पार्टिकल चल रही है तो वन डायमेंशनल मोशन है। कैसा मोशन है? 1D मोशन। 1D मोशन कहने का मतलब पार्टिकल का एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के साथ आपका चेंज कर रहा है। y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है ना। आप मैथ के स्टूडेंट है, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। मतलब टाइम के साथ अगर पार्टिकल का एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम कहते हैं पार्टिकल इज डूइंग वन डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन कर रहा है? वन डायमेंशनल मोशन, है ना। चलो, तो कौन इसके मोशन को ऑब्जर्व करेगा? यहाँ पर एक बूढ़े बाबा होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, गांव में 3 मुहानी पर जो लोग बैठ जाते हैं, है ना, उन्हीं का काम है कि वो बोलेंगे t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है। क्वेश्चन में बोल दिया गया है इनिशियल या t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर है। पार्टिकल रेस्ट पर कहने का मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, रुका हुआ है ना। कौन कहेगा कि रुका हुआ है? यहाँ पर एक ऑब्जर्वर होंगे, बूढ़े बाबा होंगे, हैं, 3 मुहानी पर बैठे होंगे, वो कहेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर ये रेस्ट पर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगा? इनिशियल स्पीड। कंफ्यूज मत होना, वहां बताऊंगा, कहीं कहीं इनिशियल वेलोसिटी लिखा रहता है तो वेलोसिटी वेक्टर है, उस स्पीड में डायरेक्शन मेंशन कर देंगे, अभी मोटा मोटी समझो तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं। अमाउंट का मतलब अभी पर उसका स्पीड क्या है। ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, वेलोसिटी लिखा रहता है नहीं ना, तो अमाउंट लिखा जाएगा। तो कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर जिस समय से ऑब्जर्वर इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय ये रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल स्पीड क्या है उसका? 0 है, क्वेश्चन में दे रखा है। और जब t इज इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पुट करके देखो, t इज इक्वल टू 0 पुट करे हुए तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है बोलो तो? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा कि नहीं? मतलब ऑलरेडी इनिशियली रेस्ट से तो स्टार्ट है, लेकिन इनिशियली ही उसे एक्सेलरेशन मिल गया है कितने का? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मतलब t इज इक्वल टू 0 पर तो एक्सेलरेशन ये है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे जाए, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब पार्टिकल तो चल रहा है एक्स एक्सिस में, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर बोलो? नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेरिएबल है ना, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कहने का मतलब अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो 5 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बना रहता, तो कहते कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट है ड्यूरिंग मोशन। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? वैरी कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड, है ना। तो यहाँ लिख भी दे रहा हूं, क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड। तो अब आइडिया आ गया, अब वहां तो रटा जाएगा काइनेमेटिक्स में। मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड करेगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ब्रेन लगाना, एक तो ऑप्शन हो गया, आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको लग गया कि फलना इस तरीके से ये काम नहीं होगा, इसी से होगा, इस तरीके से। अब जब आइडिया लग गया इस तरीके से काम होगा तो आप अब जैसे भी उसको बना लीजिए। एक तो आइडिया मिल गया ना कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं इस मेथड से नहीं होगा, इस मेथड से होगा, है ना। और मेथड भी जानते हैं तो कैसे भी दिस दैट करके आप बना लीजिए, है ना। तो ये तो आइडिया लग गया कि जब एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, उस समय डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज इस क्वेश्चन में होना है। बस अब आगे चलते हैं। देखो 42 हो रहा है और 8 मिनट। अब आपसे पूछा है तो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, तो कहा जाएगा टी टाइम बाद मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, कुछ टाइम बाद, तो आगे तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाएगा, है ना।
तो कहा है कुछ टाइम बाद, इसको टी मान ले रहा हूं, कुछ टाइम बाद पार्टिकल, अगर पार्टिकल देख रहे हो t इज इक्वल टू 0 पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कहने का मतलब जैसे बाइक का समझो, एक एक्सेलरेटर ऐसे लेते हो तो स्पीड बढ़ता है कि नहीं, आगे के तरफ स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टाइम के साथ उसका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पर भले 0 है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा स्पीड। डायरेक्शन किधर होगा, एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेटर जब लेते हैं तो आगे की तरफ बाइक भागती है ना, तो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग आपको इसका डायरेक्शन होगा, और अमाउंट क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर भी हो गया, अमाउंट क्या हो गया आपको भी हो गया, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूं, है ना, और डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पर उसका स्पीड क्या है 0, और t इज इक्वल टू t पर उसका स्पीड हो गया v, या डायरेक्शन इधर लगा देंगे तो वेलोसिटी भी कहा जाता है, आप भी बोलो। चलो, तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर स्पीड 0 है, और t इज इक्वल टू t पर स्पीड उसका v हो गया, तो यही भी पूछा हुआ है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख दीजिए। तो चलो क्या दिया हुआ है, एज गिवन, एज गिवन आपको दिया हुआ है। एक्सेलरेशन से चलो, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, ई का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ए का वैल्यू आ रहा है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन जो मोटा मोटी आइडिया देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एग्जैक्ट रियलिस्टिक पिक्चर के बारे में बताते हैं। अच्छा, कोई यहाँ पर टाइम दे देगा आपको, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, dv बाई dt। कल बताया था ना इसके पहले डिफरेंशिएशन में कि वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इधर कितना टर्म दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t, या प्लस क्या दिया हुआ है 1। देखो कितना शानदार। अब क्या करो ना, यहाँ dv है, ये dt को उधर ले जाओ, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t या प्लस 1 इंटू dt। देखो कुछ इंटीग्रेशन टाइप का जा रहा है, अब आपको कुछ आइडिया लग रहा है। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, क्या करो इंटीग्रेट कर दो। हाँ, तो यहाँ पर लिखता हूं, देखो dv इज इक्वल टू क्या है आपको, इधर क्या है बोलो तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, यहाँ पर dt है कि नहीं। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो देखो t इज इक्वल, लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 0 पर, ये v का है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, t इज इक्वल टू 0 पर v को u बोला जाता है। t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल के पास स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं, और डायरेक्शन लगा देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं। यहाँ पर 0 है, बोलो 0 है कि नहीं, v का वैल्यू, है ना। अच्छा, t इज इक्वल टू t पे क्या हो गया, यहाँ पर v हो गया कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं dv 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 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, और लोअर लिमिट यहाँ आ जाएगा, अपर लिमिट यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर लो। अब आप सीख भी चुके हैं इंटीग्रेशन, ये dt यहाँ आएगा तो 3t स्क्वायर dt, एक लाइन लिख ही दे रहा हूं चलो आपके लिए, ये क्या होगा 3t स्क्वायर dt प्लस 2t dt, है ना, प्लस प्लस dt नहीं हो जाएगा, बोलो बोलो यही होगा कि नहीं। यस सर। तो इसको अब मिटा दे रहा हूं, इधर थोड़ा जगह मुझे मिल जाए। चलो इतना ही से हो जाएगा। अब आओ, तो ये देखो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो क्या होगा v माइनस 0, अच्छा इज इक्वल टू, अब देखो जैसे इंटीग्रेशन करते थे इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे, प्लस देके इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे, प्लस देके इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे, तो कराओ ऑपरेट इसको इस पे, तो कितना हो जाएगा देखो 0 से t 3t स्क्वायर क्या होगा dt हो जाएगा, प्लस है प्लस दे दो, फिर इसको उस पे ऑपरेट कराओ, है ना, 2t dt है, प्लस कितना हो जाएगा, इस पे ऑपरेट कराएंगे तो dt हो जाएगा, यही होगा कि नहीं।
इधर तो v आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करो तो देखो 3 बाहर हो जाएगा और पावर वाला फॉर्मूला है टी स्क्वायर है तो ऊपर में टी क्यूब हो जाएगा n+1 और नीचे में 3। अब डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और कहां से कहां तक? 0 से t, प्लस है प्लस दे देंगे। इसका देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, टी के पावर में 1 है तो टी स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2 जुटता है ना n+1। ओके, और कहां से कहां तक है? 0 से t। अच्छा, प्लस dt, dt का क्या होता है? t होता है ना। 0 से क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। अब देखो जब बाहर निकालोगे, बाहर तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बाहर निकालोगे 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या है? टी क्यूब। कहां से कहां तक? 0 से t प्लस टी स्क्वायर है कहां से कहां तक? 0 से t प्लस, इसमें तो वैल्यू ही पुट कर दो, t माइनस क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो यहाँ देखो v का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर पहले ये टी क्यूब फिर माइनस दे के 0 करेंगे, ये लोअर लिमिट पुट करते हैं ना। अच्छा, प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर फिर माइनस दे के लोअर लिमिट पुट करते हैं, प्लस यहाँ पर टी हो जाएगा। अब बस सजा के लिख लो तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? टी क्यूब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो तुम। टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी। तो बताओ जो पार्टिकल का वेलोसिटी है टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, कैसे? टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, है ना। मतलब टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी आ रहा है। एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट दिया था, वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट आपको आ गया। टी इज इक्वल टू, देखो इंफॉर्मेशन जो दिया है एकदम प्रूफ हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो v का वैल्यू 0 आएगा। तो टी इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अमाउंट की बात करें तो टी का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो जो v का वैल्यू होगा उसको इनिशियल स्पीड बोलेंगे। तो देखो टी का वैल्यू 0 पुट करके देखो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दिया हुआ था कि इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको 15 का सी, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी आ गया कि नहीं? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो ऐसे ही हम लोगों को बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे, फिर क्लास है।